हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज 10 अक्टूबर 2023 को हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। आज के न्यूज़पेपर में अगर आप देखो तो 10 न्यूज़ तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है, इससे ज्यादा और भी न्यूज़ है जो हम आगे इस पीपीटी में डिस्कस कर। रोल रहा है हमारे सिलेबस में, पीवाईक्यूज में हर बार पूछे जाते हैं। Before we start the newspaper discussion, I want you to have a look at the UPSC prelims previous year question। और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था फ्रॉम द कोस्टल रीजन्स। और कोस्टल रीजन्स वेदर दैट इज चांदीपुर बीच आर अ सेक्शन ऑफ ज्योग्राफी जो इंपॉर्टेंट और फेवरेट सेक्शन है यूपीएससी का। कोस्टल रीजन से चाहे वो यूपीएससी ने पूछा था बैक वाटर्स, आप लेक्स देख लो, वेम्बनाड लेक देख लो, चांदीपुर बीच देख लो, यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट दिस। Similarly, in the coastal regions only, UPSC asked this question about Run of Kutch. What is Run of Kutch? Run of Kutch is a massive expanse of cracked earth, which is inland area from the sea. और अगर आप रन ऑफ कच्छ का एग्जाम्पल देखो और इसका डिस्क्रिप्शन देखो तो आपको ये पता चलेगा कि रन ऑफ कच्छ में आपको पिंक फ्लेमिंगोज देखने को मिलेंगे, वाइल्ड एसेस देखने को मिलेंगे और ओएसिस देखने को मिलेंगे। ट्राइबल्स जो वहां पे रहते हैं वो बुंगास में रहते हैं। ये बुंगास सर्कुलर हट्स होती है, मड हट्स होती है, जो लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम्स पे इवॉल्व हुई थी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, उनके डिक्लाइन के बाद हमने बुंगास देखे थे। ठीक है, दीज आर सिलेंड्रिकल मड हट्स। प्लस यू कैन ऑल्सो सी देयर कच्ची एम्ब्रॉयडरी, रोगन पेंटिंग्स, leather work, pottery, bell, metal craft, and you can also see a little island known as Little Run of Kutch, a vast mass expanse, land expanse of 4,953 square kilometers on which there is a wild ass sanctuary। ठीक है, वाइल्ड एस के बारे में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज व्हेन वी एनालाइज द यूपीएससी पीवाईक्यूज, तो रन ऑफ कच्छ पे क्वेश्चन आ गया, वाइल्ड एस पे क्वेश्चन आ गया, जो वहां के बाकी सारे पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को कवर करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि यूपीएससी की नजर में ये एरिया ऑलरेडी है, तो हम अगर विद द लीस्ट, अगर वर्स्ट के सिनारियो में ये क्वेश्चन रिपीट होता है या इस क्वेश्चन से रिलेटेड सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन या इसी एरिया से दूसरा कोई इंफॉर्मेशन पूछा जाता है हमसे, तो हमें वो पता होना चाहिए। अगर वो हमें पता नहीं है, दैट मीन्स वी आर नॉट अ सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट। डन। तो वहां पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, फ्लोरा क्या है, फौना क्या है, हर एक चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। डन। मूविंग फर्दर टू द इजराइल एंड हमस कॉन्फ्लिक्ट। तो कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमने इजराइल एंड पैलेस्टीन का पूरा एनालिसिस किया था। हमने इस पूरे इशू का एनालिसिस किया था स्टार्ट से लेके एंड तक। ठीक है, 1890s से लेके अभी तक 2005 तक, यौम किपुर वॉर से लेके हमने ओस्लो पीस अकॉर्ड देखा, हमने अब्राहम अकॉर्ड्स देखे, हमने अब्राहमिक रिलीजन्स देखे कल वाले एनालिसिस में। तो आपको वही चीज देखनी है। अगर आपको इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट समझना है तो आप कल वाला वीडियो देख लीजिए। बेसिकली दिस वीडियो इज दिस कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल सराउंडिंग अबाउट अ पीस ऑफ लैंड जिसमें 5 मोस्ट फेमस इंपॉर्टेंट जो है श्राइन्स है। चाहे आप उसमें द रॉक ऑन टॉम्ब देख लो, ठीक है, द टॉम्ब ऑफ रॉक ऑन, और आप उसमें मस्जिद हरम देख लो या मस्जिद अक्सा देख लो। ठीक है, और इफ यू सी दैट देर इज अ वेलिंग वॉल, देर इज अ सिग्निफिकेंट प्लेस रिलेटेड टू क्रिश्चियंस ऑल्सो, ज्यूज ऑल्सो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। और ये जो एरिया है, ये जो कंपाउंड है जिसको अल अक्सा कंपाउंड बोलते हैं, दिस इज द बेसिक्स ऑफ दिस एंटायर कॉन्फ्लिक्ट। नाउ द पॉइंट हेयर इज, जो मैंने कल भी आपको डिस्कस करते टाइम बोला था और कल के न्यूज में वो वैसा कुछ था नहीं, दैट हाउ मच इज दिस गोइंग टू एस्केलेट, और इसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना होने वाला है। तो वही चीज आज के न्यूज़पेपर ने हाईलाइट की है
कि जितने भी इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उन पे ये जो है भारी पड़ने वाला है, और इकोनॉमिक जो है इम्पैक्ट्स ये क्रिएट करने वाला है, वेदर इट्स I2U2 ऑफ द इजराइल एंड द अरेबियन नेशंस, और इट्स द IMEC, दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये दोनों पे भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, एंड जो इन्वेस्टमेंट आने वाला था रीजन में वो इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट हो सकता है। जो टू स्टेट सोल्यूशन आया था, दैट टू स्टेट सोल्यूशन इज नाउ अंडर द टर्मोइल। फर्दर इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो सकता है ना। नाउ द पॉइंट हियर इज कि हमने कल इसका पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट पूरा देख लिया रिलीजियस एस्पेक्ट के साथ। आज जो आपको देखना है दैट इज दिस इकोनॉमिक इम्पैक्ट, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट में भी हमें बस 2 से 3 पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं। with these 2 to 3 points, that is, it may increase the crude oil prices, और क्रूड ऑयल इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। क्रूड ऑयल इन्फ्लेशन इंक्रीज होने से अगेन वी विल सी द सेम इम्पैक्ट्स, सेम अफेक्ट्स जैसा हमने देखा था रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। डन। इसी के साथ साथ I2U2 और IMEC पे भी ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। दिस इज इट, और यही 2 से 3 पॉइंट्स हमें उठाने हैं आज के न्यूज़पेपर से बस। बाकी जो हमने डिस्कस किया वो कल डिस्कस किया है। ठीक है। व्हाट डिड हमास अचीव फ्रॉम दिस अटैक? ठीक है। जब भी हम टेररिज्म की बात करते हैं, ठीक है, और वेन एवर वी टॉक अबाउट दीज अटैक्स, ठीक है, तो यू विल सी दैट एक्चुअली देर इज नॉट सम स्ट्रैटेजिक गेन्स, देर आर नॉट सो स्ट्रैटेजिक गेन्स जिनके लिए हमस ने ये अटैक किया था। इवन यू कैन सी दैट दिस एडिटोरियल हाईलाइट्स हेयर कि मेजर जो है मिड टर्म गेन्स यहाँ पे नहीं होने वाले हैं, बट यस दिस हैज शोड, ठीक है, दिस हैज highlighted the collapse of the deterrence, ठीक है, and this has uh, highlighted that how a hegemon, or how a powerful nation which uh, Israel claimed itself to be after the 6 days war, तो 6 days war 1973 के बाद आज तक 2005 तक पूरे अरेबियन नेशंस को हराने के बाद विद इन द 6 days ओनली, how this Israel has maintained its control over all the territories which were there earlier belonging to Palestine, now belonging to Israel. But the point here which is highlighted is ki how this collapse of a hegemon occurs with just not only the national armies were included earlier, but earlier there were entire फोर्स, नेशनल रिसोर्सेज जो इंक्लूड थे उस 6 days वॉर में, तब भी इसराइल ने हरा दिया था। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन सी दैट दीज अटैक्स हैव क्रिएटेड मैसिव लॉस ऑन इसराइल। ठीक है। तो उसी चीज की वजह से यहाँ पे होता क्या है, दैट इज वाई वी हाईलाइट दैट दीज अटैक्स शुड बी कर्ब्ड। ठीक है। दीज थर्ड पार्टीज, डीप स्टेट एक्टर्स, और यू कैन से पैरासाइटिक एक्टर्स इन द स्टेट पॉलिटिक्स शुड बी कर्ब्ड। ठीक है। तो दैट इज वाई we do not support terrorism and we do not support this brutal act done. Now the first news on the today's ये जो न्यूज़ है ये आज के एडिट दिस पेपर में 2 से 3 पेजेस पे आई थी अबाउट इसराइल एंड हमास कॉन्फ्लिक्ट। तो ये मैंने एक ही जगह पे लिख के रख दी ताकि आप कल वाले न्यूज़ जो हमने डिस्कशन किया था इसराइल एंड हमास का कॉन्फ्लिक्ट उसके साथ रिलेट करके इसको कंप्लीट कर पाओ। नाउ द फर्स्ट न्यूज़ विच केम ऑन द फ्रंट पेज of the Hindu today talks about the selection of judges which was delayed, और delayed appointments की वजह से क्या हो रहा है, there will be excess burden on the judiciary। यहाँ पे हाईलाइटेड है कलीजियम सिस्टम। ठीक है। और हाई कोर्ट्स के कलीजियम्स ने ऑलरेडी रिकमेंडेशन दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट को गई है, सुप्रीम कोर्ट से भी रिकमेंडेशंस गई है, 60 से 70 नाम गए हैं, बट स्टिल गवर्नमेंट इज नॉट अपॉइंटिंग दीज मेंबर्स। So if you see what are the constitutional provisions are Article 124 Clause 2 and Article 217 which talk about the appointments of Supreme Court and High Courts. ठीक है। Therefore, these appointments have to be made under the seal and name of President of India. But this President has to consult such judges as highlighted in the articles, such judges of Supreme Court and High Court. President will make appointments
only after consultation with those judges who are to be appointed. But the Constitution does not lay any process of these amendments. कोई process नहीं लिखा गया है. Therefore, जो ये process था entire appointment का, this evolved. ठीक है. The process evolved with the passage of time. How this process evolved was in the first judge's case of 1981, when Supreme Court held that in the appointment of a judge of Supreme Court or High Court, the word mentioned in Article 124, Clause 2, that is, the consultation, and in Article 217 of the Constitution means concurrence, which means that there is executive primacy over the judiciary in judicial appointments. ठीक है. But later in the second judge's case of 1993, the Supreme Court overruled its first judgment, which later gave birth to the collegium system. ठीक है. collegium system यहाँ पे पैदा होता है second judge's case 1993 के बाद. What is this collegium system? This collegium system gave primacy to judiciary. It said that the collegium will include two senior most judges of Supreme Court and the Chief Justice of India. They will advise the President on the matter of appointment of judges. Then came the third judge's case, and in this third judge's case, the Supreme Court said that the collegium will include now Chief Justice of India and four most senior judges of the court after the CJI. Done. These are the three judges case which led to the evolution of this collegium system. जिस collegium system की यहाँ पे बात की जा रही है. ठीक है. Now, what is the current structure? Currently, Supreme Court का जो collegium system है, it has Chief Justice of India plus four senior most judges of Supreme Court, and High Court का जो collegium system है, it has Chief Justice of India plus two senior most judges of Supreme Court only. However, this collegium system has faced criticism on the basis of opaqueness, nepotism, and exclusion of executive. Plus, there is no predetermined procedure of appointment. ठीक है. अब ये क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने लेके आए क्या? एनजैक, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन. दिस एनजैक was established by 99th Constitutional Amendment Act of 2014. This NJAC was an attempt to replace the collegium system as the collegium system, and this NJAC provided for a commission to appoint the judges. This NJAC was termed unconstitutional and was struck down, citing only one reason, that is independence ऑफ जुडिशियरी. अब अगर ये जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस यहाँ पे जो वर्ड आया ना, कीवर्ड आया, इसी कीवर्ड को याद रखना है. व्हाट इज द मैटर नाउ? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी जो बोला गया ना, इसी कीवर्ड को याद रखना है और इसी कीवर्ड के बेसिस पे अब आगे चलेंगे. दिस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी हैज लेड टू रीसेंट क्रिटिसिज्म, और इसी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर वी सॉ द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है. और बेसिक स्ट्रक्चर का भी ये पार्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी in turn leads to this thing that anything which hampers independence of judiciary will violate basic structure, and once it violates basic structure it stands for unconstitutional. The amendment stands unconstitutional. ठीक है.
और यही एक पॉइंट था जिसको हमारे वाइस प्रेसिडेंट just this Mr. Dankar also highlighted in the recent editorials in past few months that the doctrine should be discussed and there should be part of executive. अब जब हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा मेंस में, तो व्हाट शुड वी राइट ऑन दिस क्वेश्चन? वी शुड again go back to the consultation only, that yes, there should be consultation of executive, but the independence of judiciary should never be compromised upon. ठीक है, डन. एंड दैट इज अबाउट द अपॉइंटमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, और चलो आगे चलते हैं. आगे चल के वी विल सी दैट द क्लॉडिया गोल्डन हैज won the 2023 इकोनॉमिक नोबेल प्राइज फॉर द रिसर्च ऑन वर्क स्पेस जेंडर गैप. वर्क स्पेस, वर्क प्लेस जेंडर गैप. वर्क प्लेस जेंडर गैप में क्या आएगा? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. क्या है ये हमारा? डीपीएसपी है. ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये कौन सा डीपीएसपी है. नाउ शी गॉट नोबेल प्राइज, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज ऑन हर रिसर्च अबाउट वर्क प्लेस जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप. शी इज द ओनली थर्ड वुमन टू विन अ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स आउट ऑफ 93 लॉरिएट्स इन दिस फील्ड. ठीक है, शी इज द ओनली थर्ड वुमन एंड हर रिसर्च इज अबाउट 200 years ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन. And she highlights the gender gap which persists since ages till now. कि हमेशा हमें देखने को मिला है कि जितनी भी औरतें हैं उनको कम पैसा मिलता है, कम जॉब्स मिलते हैं, वो जॉब्स में पहले जाती नहीं है, अगर गई तो वहां कम पैसे हैं, कम पैसे हैं, कम प्रमोशन है, और उनका रोल लिमिटेड होता है हर जॉब में. अदर देन दिस दैट वी कैन सी दैट द सीईओ ऑफ नाइका और सीईओ ऑफ एमएनसीज, दे आर टेकिंग रोल्स. ठीक है, वुमेन आर टेकिंग रोल्स एज सीईओज एंड सीएफओज ऑफ मल्टीपल कंपनीज. हाउएवर, अगर आप यहाँ पे देखो तो गोल्डन्स वर्क फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप but does not offer any specific policy solutions. However, policy solutions can matter क्योंकि policy solutions हर एक जगह के अलग अलग होंगे. Like अफ्रीका में we can see a different policy intervention to uh, ensure a gender gap. ठीक है, that this gender gap गेट्स इरोडेड और हम इक्वालिटी ऑफ पेमेंट पे लेके आए इसको. ठीक है, वैसे ही अगर आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखना है तो वहां पे अलग पॉलिसी इंटरवेंशन लगेगा, अगर आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखना है तो वहां पे अलग पॉलिसी मैटर्स लगेंगे, वेदर प्रमोशन, क्वालिफिकेशन, ठीक है, एफर्ट्स, वो सब चीजें. ठीक है, जैसा हमने साइंस में साइंटिफिक रिसर्च, वुमेन साइंटिस्ट जितनी भी है उनको प्रेगनेंसी लीव लेना पड़ता है, उनको अपने करियर को ड्रॉप करना पड़ता है, बट लेटर दे कैन ज्वाइन बैक. सिमिलरली डॉक्टर्स जो पहले करियर गैप लेते हैं, कुछ वुमेन डॉक्टर्स जो पहले करियर गैप लेते हैं, वापस ज्वाइन करने के लिए उनको फिर प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स लेके आए. ठीक है, तो द पॉइंट हियर इज कि वी हैव पॉलिसी इंटरवेंशंस डिफरेंटली, बट देयर इज ओनली वन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर हियर. ठीक है, दैट इज दिस परसिस्टेंस ऑफ जेंडर गैप सिंस एजेस. This is highlighted by other feminists also, as they believe that there were traditionalists who limited the role of woman and male, female and male, and female was limited to household chores and male was limited to market chores. ठीक है, and this division of labor which is there in the thoughts of Plato, Aristotle, ठीक है, are to be blamed by the feminists. Now the point here is इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जेंडर पे गैप ये इतना बड़ा इशू है कि इस पे आपको आपके सिलेबस में GS1 में क्वेश्चन मिल सकता है, GS2 में क्वेश्चन मिल सकता है, GS3 में क्वेश्चन मिल सकता है और GS4 में भी क्वेश्चन मिल सकता है, बिकॉज आई हैव सीन केस स्टडीज इन यूपीएससी पेपर्स फ्रॉम GS4 जिसमें ये मेंशन किया गया था दैट देयर इज अ शुगर केन फील्ड जहां पे वो लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं एडोलसेंट गर्ल्स को और वुमेन को. क्यों एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उनको? बिकॉज दे मेक देम टू वर्क फॉर मोर आवर्स और उनको पैसा भी कम देते हैं. ठीक है, हाउएवर ड्यू टू दिस एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन in these agricultural fields or sugarcane plantations,
व्हाट दीज वुमेन्स आर फेसिंग, दे आर फेसिंग हेल्थ इश्यूज, क्योंकि वहां पे सैनिटरी अवेलेबिलिटी नहीं है, सैनिटेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, उनके लिए क्लीन हाइजीन नहीं है। उसके साथ साथ दे आर ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर maternal health. They cannot conceive because they have to stop their urination for longer hours. They cannot stay there during menstruation, है ना? So these things are there. They already are malnutrition. They already are anemic. We have seen majority of the women which are in this age group, they are anemic. 90% of the women in India. ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट। इस इशू को पढ़ना, इस इशू को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर फोर व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि जितने भी नोबेल प्राइजेस मिले हैं उन सब पे एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो बनाएंगे और उनको आपके सामने डिस्कस करेंगे दैट व्हाई आर दीज इश्यूज इंपॉर्टेंट। जिसमें भी नोबेल प्राइज मिला है, चाहे वो लिथियम रिजर्व हो, चाहे वो बैटरी सेल्स हो, चाहे वो कोविड से रिलेटेड एमआरएनए से रिलेटेड स्टडी हो, ठीक है, जिस पे भी नोबेल प्राइज मिला है अभी तक, हर एक चीज को हम स्टडी करने वाले हैं और उसी चीज को हम लेके फिर आगे बढ़ेंगे और उस वीडियो में सारे के सारे नोबेल प्राइजेस डिस्कस हो जाएंगे। बट यू नीड टू रिमेंबर ओनली वन थिंग हियर, वन मोर थिंग हियर, वन मोर थिंग इज दैट कि नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये जैसा स्वीडिश ये जो एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे हम बाकी सारे नोबेल प्राइजेस देते हैं, इकोनॉमिक्स वाला नोबेल प्राइज इज एस्टैब्लिश्ड बाय द स्वीडिश सेंट्रल बैंक इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, नॉट ऑन द विल ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो बहुत सारे लोगों के होते हैं और ये स्वीडिश बैंक ने एस्टैब्लिश किया था। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ द सेकंड पॉइंट इज अनदर न्यूज इज अबाउट द security paradigm of Myanmar border. Myanmar border is around 1643 kilometers, out of which 1472 kilometers are already demarcated, rest is yet to be demarcated. However, fencing अभी सब में नहीं हुई है, पूरी बॉर्डर में फेंसिंग नहीं है। वी हैव ओपन एंड पोरस बॉर्डर। ओपन एंड पोरस बॉर्डर का अगर आपको देखना है तो देयर इज अ फ्री मूवमेंट रिजीम गोइंग इन विद म्यांमार, अंडर विच देर इज एन एरिया ऑफ 16 किलोमीटर्स, जहां पे जितने लोग रहते हैं वो आपस में आराम से एक दूसरे के घर जा सकते हैं, उनको कोई भी जरूरत नहीं होती है पासपोर्ट वीजा की। ठीक है, हाउएवर दिस थिंग हैज लेड टू दिस ओपन बॉर्डर, बॉर्डर जो एरिया है, ओपन बॉर्डर एरिया में अगर आप देखो, इसको पास्ट से लिंक करो तो देर इज अ कॉज ऑफ इंसर्जेंसी। दिस इज अ कॉज ऑफ इंसर्जेंसी। हाउ? बिकॉज इफ यू सी, अभी जो है advanced smart fencing along the Myanmar border, this is actually a प्रिवेंटिव मेजर, जो हम अभी क्यूरेटिव मेजर कर रहे हैं, ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस बॉर्डर को बंद करना है, उसको रेगुलेट करना है। क्यों बंद करना है, क्यों रेगुलेट करना है? क्योंकि हमने देखा अभी एथनिक वायलेंस मणिपुर में। वायलेंस क्यों हुआ एथनिक वायलेंस? क्योंकि पीपल आर, दीज पीपल आर ट्राइबल पीपल देयर, द पीपल लिविंग इन दीज एरियाज, लिविंग इन दीज रीजन्स ऑफ द सेवन सिस्टर्स, they are tribal people. Once they intervene and they transgress into the regions of each other, they start claiming the property rights, land rights और बाकी सब चीजें। However, this land, this has been ancestral to them. तो अब उस चीज की वजह से क्या हो रहा है, द रिसोर्सेज दे आर गेटिंग डिवाइडेड, और उसी चीज की बेसिस पे मेटीज एंड कुकीज स्टार्टेड फाइटिंग बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन एंड ऑल, है ना, दे डिमांडेड। ठीक है, और उसी चीज की बेसिस पे दिस एंटायर एथनिक वायलेंस, बट देर इज अ लिंक ऑफ दिस एंटायर एथनिक वायलेंस विद द माइग्रेशन, बिकॉज दिस माइग्रेशन इज थ्रू अनफेंस्ड बॉर्डर एंड अनरेगुलेटेड माइग्रेशन। क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन होता है और वहीं से वी हैव सीन दैट देर इज इंसर्जेंसी, there are people who whether from China, whether from Pakistan, they can enter these regions, and then surprisingly we have seen that the report reveals that 137 out of these incidents occurred in Manipur। ठीक है, 201 इंसर्जेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स जो नॉर्थ ईस्ट में हुए, उसमें से 137 मणिपुर में थे। यही होता है लिंक बिटवीन इंसर्जेंसी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर दिस मूवमेंट ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, अब मणिपुर में कौन कौन से यहाँ पे
इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किए इंसर्जेंट ग्रुप्स, तो यू कैन सी मेटी, नागा, कुकी, जोमी एंड हमार। दीज आर द इंसर्जेंट ग्रुप्स, और 23 अंडरग्राउंड आउटफिट्स हैं वहां पे जो मेजरली काम कर रहे हैं किसके अंदर, यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट एंड कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। ठीक है। हाउएवर इनके साथ हमारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस सिंस अगस्त 2008। तो दिस फ्री मूवमेंट रेजिम एंड दिस स्मार्ट फेंसिंग हैज टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है। और दिस स्मार्ट फेंसिंग, एडवांस स्मार्ट फेंसिंग इज अ मेजर, ये हम एक स्टेप ले रहे हैं किस चीज को रोकने के लिए, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को रोकने के लिए। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को रोकेंगे और उसी की वजह से उससे क्या होगा फिर, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को रोकेंगे तो उससे हमें हेल्प मिलेगी किस चीज में, दैट इज द ओनली वे दैट वी कैन अचीव दिस, a curb on this cross border, a curb on the internal insurgency and a curb on the internal ethnic conflicts. ठीक है। Now moving further, we need to understand one more thing, we need to understand this news। ठीक है। अब इस न्यूज की बात करते हैं। This news talks about the ICMR to conduct a study of to develop solutions to remedy the child nutrition। अब चाइल्ड का अंडर न्यूट्रिशन लीड्स टू अ मोस्ट क्रिटिकल इशू दैट इज नोन एज हिडन हंगर। क्या है ये हिडन हंगर? दिस हिडन हंगर इज एक्चुअली यू आर फीडिंग द चाइल्ड, आप उसको सब कुछ दे रहे हो, खाना भी खिला रहे हो, दूध भी दे रहे हो, सब कुछ हो रहा है, बट द चाइल्ड इज नॉट ग्रोइंग। ही इज फेसिंग क्रिटिकल इश्यूज लाइक वेस्टिंग, स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है। या तो आप उसको ज्यादा खिला रहे हो तो वो ओबीज हो जा रहा है, या उसको गलत खाना खिला रहे हो और वो वेस्टिंग का शिकार हो रहा है। ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस हैज लेड टू इश्यूज, और इसी की बेसिस पे नाउ आईसीएमआर हैज स्टार्टेड टू डेवलप सॉल्यूशंस टू रेमेडी दिस चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। अब सॉल्यूशंस के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट अ स्टडी। दिस इज अ रिसर्च बेस्ड स्टडी, अ मल्टी सेंटर रिसर्च बेस्ड स्टडी, so that it understands two things, one is take home foods and second is behavioral change interventions। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मेंस के लिए। यू विल सी कि आप इस टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चंस में आप पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है। आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करो, आप हेल्थ की बात करो, आप अंडर न्यूट्रिशन की बात करो, आप टोटल हेल्थ केयर की बात करो, तो यू कैन राइट 2 to 3 points in 2 to 3 questions from this news analysis। ठीक है। ICMR emphasizes that the period between 6 to 24 months is the critical age window, and इसी टाइम पे इंटरवेंशन करना जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इज डिफाइंड एज, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होती है जिसके बारे में यहाँ पे आईसीएमआर बात कर रहा है। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग? नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मीन्स दैट it's not only that the breast milk can suffice, once this feeding of breast milk stops, ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होती है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। दैट इज यू फीड द चाइल्ड विद मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। द टेक होम राशन, जो टेक होम राशन मिल रहा है कहाँ पे, आईसीडीएस पे, जो एडोलसेंट्स को, जो प्रेग्नेंट लेडीज को, जो लैक्टेटिंग वुमन को मिल रहा है खाना, इज दैट इनफ? इज दिस टेक होम राशन इनफ? And what is the quality and quantity of this food, and what are the poor feeding practices? All of this has to be taken care under this study which ICMR is starting। Further हम देखेंगे चाइना, this श्रीलंका and Indian Ocean Rim Association, as Sri Lanka is about to take over as the chair of Indian Ocean Rim Association। अब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का चेयरमैनशिप जाएगा किसके पास, श्रीलंका के पास। तो वी विल सी दैट दिस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नोन एज, ये जो इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है क्या, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, दिस इज एक्चुअली अ रीजनल कोऑपरेशन एंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 22 इसके मेंबर्स हैं, 9 इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। इसके हेडक्वार्टर्स, इसके सेक्रेटरीट जो है मॉरिशस में है, साइबर सिटी। 1997 में ये बनी थी। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, दिस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इज अ रीजनल फोरम, ट्राइपार्टाइट इन नेचर। क्यों है ट्राइपार्टाइट? बिकॉज इसमें गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस एंड एकेडमिया तीनों का इंटीग्रेशन होता है, तीनों यहाँ पे कोऑपरेट करते हैं। फर्दर दिस इज बेस्ड ऑन ओपन रीजनलिज्म
एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके मेंबर्स कितने हैं? ये इसके मेंबर्स है, जो मैंने बोला 22 इसके मेंबर्स हैं, आपको ये याद रखने होंगे। डन। फर्दर, इसकी 6 प्रायोरिटी एरियाज कौन कौन सी है? दैट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड, फिशरी मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एकेडमिक एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन, टूरिज्म प्रमोशन। डन। सिग्निफिकेंस, दिस स्टैंड्स इन अ थर्ड लार्जेस्ट ओशन, दैट इज इंडियन ओशन। ठीक है। ये जो रीजन है, 80% ऑफ इंडिया का जो एनर्जी ट्रेड इंपोर्ट्स है, जितना भी हम ट्रेड इंपोर्ट करते हैं एनर्जी से रिलेटेड, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, वो रिफाइंड ऑयल हो, वो हम एक्सपोर्ट करें इंपोर्ट करें, जितना भी एनर्जी इंपोर्ट्स है इंडिया का, वो सारा 80% उसका इसी ट्रेड रूट के थ्रू होता है जो इंडियन ओशन में है। 40% ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड ट्रैवर्सेस थ्रू दिस। क्यों? मलाका स्ट्रेट, वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रेट। यू कैन सी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यू कैन सी गल्फ ऑफ एडन, जो हम कल भी बात कर रहे थे, मोस्ट बिजिएस्ट एरियाज। यू कैन सी पार्क स्ट्रेट, मोस्ट बिजिएस्ट एरिया फॉर शिप्स, है ना, मर्चेंडाइज ट्रेड के लिए इंडियन ओशियन। नॉट नाउ ओनली बट अर्लियर। आप देखो हिस्ट्री से ही ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम फॉर दिस रूट। देयरफॉर दिस एरिया इज होम टू अराउंड 2.7 बिलियन पीपल। सो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस, ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर करो, तो आपको सबसे पहले उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, उसका डेमोग्राफिक सिग्निफिकेंस, उसका ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस, उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, तीनों चीजें हाईलाइट करनी है। ठीक है। और एंटी पायरेसी मेजर्स जो सोमालिया एंड गल्फ ऑफ एडन में है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? बिकॉज ऑल ऑफ द रीजन्स एंड बॉर्डरिंग स्टेट्स, जो इंडियन ओशन के बॉर्डरिंग स्टेट्स है, वो इसके मेंबर्स है। डन। मूविंग फर्दर टू द एडिटोरियल। आज का लीड एडिटोरियल आया था मेंटल हेल्थ के ऊपर। दिस मेंटल हेल्थ एंड इट्स लिंकेज टू इनफॉर्मल वर्कर्स। दिस ऑथर हाइलाइट्स कि ये जो मेंटल हेल्थ डे आज की डेट पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 10 अक्टूबर 2023 को, 10 अक्टूबर को होता है मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इसका जो थीम है इज दैट मेंटल हेल्थ एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। अगर ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है, तो क्यों ये इनफॉर्मल वर्कर्स को नहीं है? वाई आर इनफॉर्मल वर्कर्स सफरिंग फ्रॉम दिस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स? Because if you see, a study by International Labour Organization has suggested that 15% of the working age adults globally live with a mental disorder. Either इनको डिप्रेशन होगा, एग्जाइटी होगा, कुछ ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर इनको रहता ही है। और हम इस चीज को बहुत ही ज्यादा इग्नोर करते हैं। एंड इंडिया comprises around 90% of its working age population is there in informal sector। ठीक है। पहली चीज ये। दूसरा एडिटोरियल जो लास्ट में पूछा गया था, लास्ट में आया था, टॉक्स अबाउट दिस मेंटल हेल्थ एंड द डेमोग्राफिक गोल्ड। ठीक है। व्हाट इज द डेमोग्राफिक गोल्ड ऑफ इंडिया एंड व्हाई इज दिस डेमोग्राफिक गोल्ड गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ? दिस डेमोग्राफिक गोल्ड इज दैट सेक्शन ऑफ आर population which is now ready to work. The demographic dividend, entire demographic dividend which stands between 15 to 64 years of age, जिसका विंडो हमारे पास है डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करने का 2005 से लेके 2050 तक, ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का विंडो है, इस विंडो को अगर हमें रीप करना है, तो हमें सबसे पहला ध्यान देना होगा हमारी एडोलेसेंट पॉपुलेशन पे। बिकॉज दिस एडोलेसेंट पॉपुलेशन इज रेडी टू एंटर दिस सेगमेंट। और एडोलसेंट पॉपुलेशन ही हमारी है अराउंड 253 मिलियन इंडिविजुअल्स, जो हमारे 15 टू 64 ईयर्स के एज ग्रुप में है। उसमें से सब्सटेंशियल पोर्शन हमारा एडोलसेंट पॉपुलेशन का है। तो इन ऑर्डर टू अचीव दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंटल हेल्थ इस एडोलसेंट पॉपुलेशन की। ठीक है। और एडोलसेंट हेल्थ पे जो हमने अभी तक, चाहे वो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, चाहे वो इसके साथ साथ हमने, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन, स्टेट गवर्नमेंट्स का जो इंटरवेंशन है, एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स, इसके साथ साथ वी हैव आल्सो सीन सर्व शिक्षा योजना, नेशनल यूथ पॉलिसी, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी, युवा स्पंदना योजना कर्नाटका की,
ऐसे जितने भी हमने मेजर्स लिए हुए हैं, दीज मेजर्स आर देयर बट लेस फॉर द मेंटल हेल्थ। वाई? बिकॉज मेंटल हेल्थ के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले अवेयरनेस, और अवेयरनेस के बाद इसका स्टिग्मा दूर करना। ठीक है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी स्टिग्मास हैं उनको दूर करना। पर्टिकुलरली इफ यू स्टार्ट इरोडिंग दीज स्टिग्मास, और इन स्टिग्मास को, जो ये टैबू इसके साथ अटैच है मेंटल हेल्थ के साथ, कि आप जा नहीं सकते, आप अगर गए भी साइकेट्रिस्ट के पास, किसी अपने बच्चे को लेके गए, तो लोग बोलते हैं कि इसका बच्चा तो पागल हो गया, वो तो पागलों वाले डॉक्टर के पास जाता है ना, इसके बच्चे को तो कोई पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है। इवन मेंटल हेल्थ इज जस्ट अ स्मॉल काउंसलिंग सेशन जो उसको ठीक कर सकता है, एक छोटा सा काउंसलिंग सेशन उसको ठीक कर सकता है। और एक इंसान का मेंटल हेल्थ जब तक स्टेबल नहीं हो जाता है, तब तक वो किसी भी एरिया में, किसी भी, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो, वो जॉब कर रहा हो, वो पढ़ा रहा हो, वो पढ़ रहा हो, वो कहीं पे भी प्रोडक्टिव नहीं बन सकता। एंड जस्ट स्मॉल काउंसलिंग सेशंस कैन हेल्प यू गो थ्रू इट। ठीक है। एंड देयर इज द बेसिक प्रॉब्लम जो हमें टैकल करनी है। और ये प्रॉब्लम अब, दिस मेंटल हेल्थ इज नॉट जस्ट विद द equally hampering all the sections of the society, but yes, is mental health mein, if you see adolescent girls, they are facing a different set of challenges when you talk about it. Why? Because they are facing gender based violence, rapes of young girls, discrimination in schools, while boys may face pressure to conform to their masculine norms। जैसे हम बचपन से ही बच्चे को सिखाते हैं कि तू तो लड़का है, तुझे रोना नहीं है, तू तो लड़की है, तुझे अंदर बैठना है ना। दीज टाइप्स ऑफ प्रेशर्स एंड दीज टाइप्स ऑफ जितने भी हम कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं अपने यंग बच्चों के ऊपर, एडोलसेंट पॉपुलेशन के ऊपर, चाहे वो 15 साल का हो, 16 साल का हो, वंस दे आर एंटरिंग द जर्नी ऑफ टीन्स, वो टीन से बाहर आके अब एडल्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसी टाइम पे देर आर हर एक प्रेशर उनके ऊपर डाला जाता है। ठीक है, कि तुम्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, तुम्हें जॉब पकड़नी है, तुम्हें ट्वेल्थ करनी है, तुम्हें मार्क्स आने चाहिए, तुम्हें उस बच्चे से कंपटीशन करना है, तुम्हें इस बच्चे से कंपटीशन करना है। तो ये सब चीजें जो है मिलके उसकी मेंटल हेल्थ को इरोड कर रही होती है। नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? फर्स्ट, देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम मेडिकल मॉडल ऑफ मेंटल हेल्थ टू अ होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच मतलब आपको बिहेवियरल चेंजेस लानी पड़ेंगी, एनवायरमेंटल चेंजेस लानी पड़ेंगी, बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स को कैलकुलेट करके ही आप इस जनरेशन को, अपने यंगर ऑफस्प्रिंग्स को बेटर ट्रीट कर सकते हो। द एडिटोरियल हेयर रिकमेंड्स अ मल्टी सेक्टोरल पॉलिसीज। द इनिशिएटिव्स विच आर प्रोवाइडेड हेयर शुड बी पेयर सपोर्ट ग्रुप्स बनने चाहिए। इन बच्चों को सिखाओ कि आपका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है वो आप एक दूसरे को सपोर्ट कैसे कर सकते हो, आप एक दूसरे को हर लड़ाई में आगे कैसे ले जा सकते हो। Instead of this, that you install a thought of competition into a group of students, you install a thought of cooperation into that group। कि आप लोग एक काम करो, आप लोग सब लोग टीम वर्क करो, कि आपको अगर पढ़ाई करनी है मैथ्स की, तो आप चार लोग चार चैप्टर पढ़ के आओ और फिर एक दूसरे को पढ़ाओ। दैट इज कोऑपरेशन, एंड इट विल जस्ट लीड अवे, एंड इट विल जस्ट थ्रो अवे द प्रेशर्स ऑफ कंपटीशन। और वो प्रेशर्स खत्म हो जाएंगे, देन ओनली विल बी द एफर्ट्स ऑफ टीम वर्क, और उसी से फ्रूटफुल इफेक्ट्स हमें मिलेंगे, एफर्ट्स हमें मिलेंगे। ठीक है। देन होलिस्टिक अप्रोच, यस, न्यूट्रिशन के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी, इमोशनल हेल्थ, हैप्पीनेस क्लासेस, दिल्ली का करिकुलम, यू कैन सी दैट अ केस स्टडी बेस्ड ऑन दिस मेंटल हेल्थ। डन। तो मेंटल हेल्थ पे आज मेंटल हेल्थ डे है, यू शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। ठीक है। Let's move to the next editorial. This editorial talks about the scheduled areas and the people living in scheduled areas. A Bhuria committee was related to the scheduled areas only. Now, what is the scenario here? इंडिया में द टोटल इंडिया का जो लैंड है उसमें से अराउंड अप्रोक्सीमेटली 11.3% ऑफ द लैंड बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर प्रेजेंट इन 10 स्टेट्स। शेड्यूल ट्राइब्स को लेके जितने भी शेड्यूल एरियाज हैं जहां पे ये रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंड द प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 244। एंड ये जो प्रोविजंस है फिफ्थ शेड्यूल इसके लिए बना हुआ है, जिसमें हम लिखते हैं दैट विच एरियाज आर टू बी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज।
कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है। कैसे डिक्लेयर करता है? उसको एडवाइजरी काउंसिल होता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो वहीं पे बनता है। दिस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल advises the governor about the scheduled areas and the matters which are related to scheduled tribes। और अब क्या होता है कि अगर कोई भी लॉ बनता है पार्लियामेंट्री लेवल पे, तो प्रेसिडेंट विल सी दैट शेड्यूल एरिया में ये लॉ लगेगा या नहीं लगेगा, या इसमें कोई नोटिफिकेशन या मॉडिफिकेशन हमें करने की जरूरत है। सिमिलरली गवर्नर ऑल्सो डज द सेम रोल इन स्टेट्स। दैट इज द पावर ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट विद रिलेटेड टू द लॉज एंड देयर एप्लीकेबिलिटी इन ट्राइबल एरियाज। जब हमने बात की डिसेंट्रलाइजेशन की, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की, तो हमने पेसा एक्ट लाया उन एरियाज के लिए जहां पे हम डायरेक्टली 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नहीं लगा सकते थे। दिस एक्ट, पेसा एक्ट, विच वाज इनेक्टेड इन 1996, एम्पावर्स द ग्राम सभाज। जो वहां पे ग्राम सभाज है, उन्हीं के पास सारी अथॉरिटी है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ग्राम सभा इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एडल्ट्स विच आर देयर ऑन द इलेक्टोरल रोल। वो सब एक्सरसाइज करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी को, कि उनको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, तो सबका वोट लगता है उसमें, मेजॉरिटी वोट से ही डिसाइड होता है। दैट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। therefore it recognized them as self governance units। but here the issue which is highlighted by this editorial is कि there are ambiguities and there is vagueness in the provisions which are related to scheduled areas, and there is a need of expansion of these scheduled areas to all the habitations। जहां जहां पे भी ये लोग रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स जहां जहां पे भी रहते हैं, उन सबको डिक्लेयर करना चाहिए एज शेड्यूल एरिया अंडर फिफ्थ शेड्यूल। दिस थिंग इज समथिंग जो लेजिस्लेचर का डोमेन है। जो लेजिस्लेटिव कमिटीज होती है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज होती है, दे कैन कंसिडर दिस थिंग एंड देन ओनली दे कैन फर्दर हैव अ थॉट ऑन दिस थिंग। What we need to understand is the empowering of Gram Sabhas when it comes to the demarcation of traditional and customary boundaries of these scheduled areas। ठीक है। और इन्हीं ग्राम सभा से बनता है फिर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, और वहीं से फिर प्रोविजंस एडवाइसेस जाती है गवर्नर के पास एंड देन लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ at the last we will discuss this editorial, and this editorial talks about the multimodal artificial intelligence। what is multimodal artificial intelligence? अगर आपने देखा होगा जनरेटिव एआईज को, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज जनरेटिव इन नेचर, इट जनरेट्स द कंटेंट। ठीक है। अगर आपको कोई पिक्चर जनरेट करनी है, तो आपको इसको एक कमांड देनी होगी कि आप मुझे एक पिक्चर बना के दीजिए, जिस पिक्चर में डॉक्टर होगा, पेशेंट होगा, डॉक्टर पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहा होगा, और वो डॉक्टर होगा किसी एक रिमोट एरिया में। इट विल क्रिएट दैट पिक्चर सिंपली। दैट इज जनरेटिव एआई। अगर आपको कोई ऐसे लिखना है, तो आप इसको बोलोगे कि मुझे इस टॉपिक पे ऐसे लिख के दो जिसमें फैक्ट्स हो, फिगर्स हो, ये हो, वो हो, जो भी आपको चाहिए। दिस जनरेटिव एआई वर्क्स ऑन प्रॉम्प्ट्स, दैट इज टेक्स्ट बेस्ड, टेक्स्ट बेस्ड जनरेटिव एआई। बट मल्टी मॉडल एआई, इसका अगर आपको एग्जाम्पल देखना होगा, तो आप चैट जीपीटी देख सकते हो। ठीक है, simple example, but there are multimodal artificial intelligence which uses text, images and audio। ये सब चीजों का मिक्स करके आपको बना के देता है। These systems aim to mimic the human capacity to understand and interact with information from various sources। ये साउंड इफेक्ट्स, मल्टीपल सेंसेस एंड टेक्स्ट सबको एज इनपुट ले सकता है, और सबको एज आउटपुट आपको दे सकता है। इसकी कमांड में आप कुछ भी एक पिक्चर भी दे सकते हो, और उसी पिक्चर के बेसिस पे बहुत सारी फोटोज दे सकते हो। उन्हीं फोटोज को आप इसको बोल सकते हो कि जितने भी इस पे आप जितने भी इन फोटोज पे आप कैरेक्टर्स को देख रहे हो, अगर आपने इस प्रॉम्प्ट को जनरेटिव एआई में लिखना है, जैसे डैल है, जैसे गूगल का है, ठीक है, जैसे आपका गूगल का बार्ड है, तो अगर आप वहां पे एक जैसे आपको अगर आपको देखना होगा, तो आप देर इज वन मोर ल्यूम करके, देर इज वन मोर ब्यूटीफुल डॉट ए आई करके, तो बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपको पोर्टल्स मिल जाएंगे। और अगर आपने कमांड दे दिया दैट व्हाट आई नीड इज आई नीड ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स टू मूव एंड वर्क सो दैट आई कैन क्रिएट अ बेटर वीडियो विद एनिमेशंस एंड इफेक्ट्स, तो जितने भी आपके पास फोटोज है
वो उसको वीडियो में और उन कैरेक्टर्स को मूवमेंट कराने के साथ साथ बाकी सारी चीजें आपको दे देगा विद म्यूजिक एंड ऑल ऑफ इफेक्ट्स। ठीक है, तो दैट इज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड नाउ दिस एडिटोरियल ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सेम थिंग, व्हाट इज मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको ये समझना होगा और आपको इसको याद रखना होगा दैट व्हाट इज दिस, बस। क्योंकि यूपीएससी समटाइम्स आस्क्स दिस अबाउट एप्लीकेशन पार्ट इसका, नई टेक्नोलॉजीज का। जैसे उसने कैस्पर कैस 9 पूछा था, क्योंकि वो हमेशा एडिटोरियल्स में रहा था, 2 साल कंटिन्यूअसली पूछा। ड्रोन टेक्नोलॉजी पूछी क्योंकि एडिटोरियल्स में थी, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडिटोरियल्स में है। तो मोस्ट प्रोबेबली नए नए एस्पेक्ट्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं इस पे क्वेश्चन आ सकता है। डन। तो नाउ द पॉइंट हियर इज देयर आर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स of these multimodal artificial intelligence, and why are these important? Because if you see that artificial intelligence का जो अब next future है, that is not only understanding these videos, not only understanding images, captions, or generating these images and videos, but the future will be to understand the senses, touch, smell, and brain signals, and that is where the future leads. और अब इस सब के प्रति हमें यह अंडरस्टैंड करना होगा दैट हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज इट टू डेवलप अ वर्कफोर्स based on these technological interventions, because India already was late when it came to industrial revolution. India was late when it came to the chips, the revolution of ICs, the revolution of semiconductors. But India should not be late when it comes to the revolution of artificial intelligence. ठीक है? That is what we will conclude this question upon. Done. With this, I thank you for being into this discussion. Have a nice day ahead. All the best. Jai Hind, Jai Bharat.